हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। एफएमआई करियर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि बच्चों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल फ्रेश से क्लास 12th बोर्ड बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर को हम बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। क्लास 12th बोर्ड ओरिएंटेड ये रहने वाला है और बहुत ही जबरदस्त लेक्चर रहने वाला है। आपको यकीन मानिए इस लेक्चर को एंड तक देखना, आपको सारी चीजें समझ में आएगी और साथ के साथ आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी मैं साथ के साथ अवेलेबल करवाता हुआ यहाँ पे आपको चलने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक पे आते हैं और हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर के बेस को समझना पड़ता है, उस चैप्टर के मतलब को समझना पड़ता है कि इस चैप्टर में आखिर हम बात करने क्या वाले हैं। देखिए हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज। तो जाहिर सी बात है बिजनेस है, अगर बिजनेस को रन करना है तो बिजनेस को रन करने के लिए मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट मस्ट है, क्योंकि ऐसा कहते भी हैं कि बिजनेस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। ये क्या है बेटा, बिजनेस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, यानी कि जितना बढ़िया मैनेजमेंट होता है उतना ही बढ़िया बिजनेस ग्रो होता है, और जितना ही घटिया मैनेजमेंट होगा बिजनेस उतना ही क्या होगा बेटा, डिक्लाइन होगा। तो बेसिकली आज हम इस चैप्टर के अंदर यही समझने वाले हैं कि मैनेजमेंट का नेचर आखिर क्या होता है, यानी कि मैनेजमेंट की प्रवृत्ति क्या होती है। मैनेजमेंट क्या एक आर्ट है, यानी कि कला है, क्या फिर मैनेजमेंट एक साइंस है, या फिर विज्ञान है, या फिर हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। हम तीनों को डिफरेंस करके समझेंगे कि आखिरकार फाइनली मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। दूसरा हम क्या समझने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक का नाम देखो क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। के मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है। सिग्निफिकेंस को हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है किसके अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखो बच्चों जब भी हम बिजनेस स्टडीज पढ़ें, दिमाग में हमेशा एक बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना। जब भी मैं कोई एग्जांपल दूं तो दिमाग में आपके क्या चलना चाहिए, एक बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन होना चाहिए। ठीक है, अब समझो बेटा मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, हर जगह होती है। मैनेजमेंट हर जगह मिलेगा, यानी कि एक इंडिविजुअल की लाइफ में भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आज मैं यहाँ पे आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैंने इसके लिए पहले मैनेज किया है, मैंने पीपीटी बनाई है, कैमरा सेट किया है, माइक सेट किया है, बाल बना के आया हूँ। ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक लग रहा हूँ, अभी दाढ़ी मैंने सेट नहीं करवाई है, वो भी करवा लूंगा। तो ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, मैनेजमेंट कर रहा हूँ। आप क्लास 12th बोर्ड के हैं, अब आप क्या करेंगे बेटा, 2025 में आप क्या देने वाले हैं, 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो आपने टाइम टेबल बनाया होगा, आप सुबह उठते होंगे, पहले अकाउंट्स पढ़ते होंगे, फिर इको पढ़ते होंगे, फिर बिजनेस पढ़ते होंगे। तो आप ये क्या कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट ही तो कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने जो टाइम टेबल बनाया है उसको अगर आप इंप्लीमेंट कर देते हैं या इम्पोज कर देते हैं तो आपका मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो आपका मैनेजमेंट क्या हो जाएगा बेटा, अनसक्सेसफुल रह जाएगा। और काफी सारे बच्चे मैनेजमेंट कर तो लेते हैं लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। वैसा ही बिजनेस के अंदर भी होता है। बिजनेस में क्या होता है बच्चों, जितना बढ़िया मैनेजर होगा और उस मैनेजर के जरिए अपने सबऑर्डिनेट्स का जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा, उस बिजनेस के ग्रो होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होंगे। हाँ, इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि जो इन्वायरमेंट होता है या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डायनेमिक होती है, उसमें लगातार चेंजेस लाने पड़ते हैं। लेकिन फोकस किस पे रहेगा, मैनेजर के ऊपर फोकस रहेगा, मैनेजमेंट के ऊपर फोकस रहेगा। जितना बढ़िया मैनेजमेंट हो सकता है उतना ही बढ़िया बिजनेस क्या करेगा बच्चों, ग्रो करेगा। तो ये है आपके इस टॉपिक का मतलब, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम मैनेजमेंट की प्रवृत्ति को यानी कि नेचर को, और मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस यानी कि इसके इंपॉर्टेंस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, कब इस तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों, इस चैप्टर को रन करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली चैप्टर्स को मैंने डिवाइडेड किया है बेटा बहुत सारे पार्ट्स में, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता चुका हूं बेटा, इंट्रोडक्शन। लेकिन अभी ये अधूरा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हमें मैनेजमेंट की डेफिनेशन को भी समझना है कि मैनेजमेंट आखिरकार होता क्या है, और इसके अंदर हम मैनेजमेंट की दो तरह की डेफिनेशन भी समझेंगे। एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन भी हम समझेंगे और साथ के साथ हम एक मॉडर्न डेफिनेशन भी समझेंगे। सेकंड टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट।
कि मैनेजमेंट की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैनेजमेंट की क्या-क्या विशेषताएं होती है। जैसे मोबाइल होता है ना बेटा, मोबाइल के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं, जैसे 12 मेगापिक्सल कैमरा है, सेल्फी कैमरा भी है, एंड्रॉइड भी है ना? एफएम भी चल सकता है, गाने भी चल सकते हैं, एचडी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या इन्हें हम फीचर्स भी कह सकते हैं। तो वो हम चीजें पढ़ने वाले हैं। तीसरा टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? तीसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के आखिर उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और इनको भी हम तीन तरीके से क्लासिफाई करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि बिजनेस के खुद के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। दूसरा हम देखेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स, के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सोसाइटी को लेकर क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि सोसाइटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिना सोसाइटी का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप बिजनेस को ग्रो कैसे कर पाओगे? इस चीज को मैं डिटेल में आपको आगे समझाऊंगा। और तीसरा ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसकी हर एक एम्प्लॉय डिमांड करता है कि कंपनी ही कंपनी पैसा कमा रही है, हमें तो कुछ भी बदले में नहीं देती है। चौथा टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, के मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से रन करने के लिए। मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बेटा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग वीडियो में करी थी कि मैनेजमेंट का आखिर नेचर कैसा है। मैनेजमेंट क्या एक आर्ट है, मैनेजमेंट क्या एक साइंस है, या फिर मैनेजमेंट क्या एक प्रोफेशन है। हम तीनों के फीचर्स को समझेंगे और फिर डिफरेंशिएट करते हुए हम इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि क्या एक मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है, तीनों है या नहीं है। वो सारी की सारी बात हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम समझेंगे पिरामिड लेवल से, है ना? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट के तीन लेवल्स होते हैं बेटा, एक टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है और एक लोअर लेवल होता है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट के आखिर लेवल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि वो बोलते हैं ना लेवल सबके निकलेंगे, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है वो मीम, तो उसी तरीके से हम तीनों लेवल चलेंगे बेटा। टॉप लेवल भी समझेंगे, मिडिल लेवल भी समझेंगे और हम लोअर लेवल भी समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस की, कि मैनेजमेंट फंक्शन किस तरीके से करता है, मैनेजमेंट कार्य किस तरीके से करता है। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा बेटा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे कि सर व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन और व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेशन। देयर इज समथिंग डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है क्या, वो हम समझेंगे। और कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस क्यों कहा जाता है वो हम समझेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक रहने वाला है नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन का आखिर नेचर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन की प्रवृत्ति क्या होती है। और बिल्कुल लास्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, के कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। जैसे मैनेजमेंट के हम इंपॉर्टेंस समझेंगे, वैसे ही हम कोऑर्डिनेशन के भी इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से बेटा हमारा क्या है, ये चैप्टर हम रन करने वाले हैं। एक एक टॉपिक को डिटेल में हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, बारीकी से समझते हुए चलेंगे, और क्लास 12th बोर्ड के एग्जाम ओरिएंटेड से हम समझेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे फुल मार्क्स हमें इन्हीं नोट से मिल जाए। इसको लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद, सॉरी लेक्चर तो नहीं, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे भी हम डिस्कस कर सकें इन फ्यूचर 2025 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, इसका नाम है इंट्रोडक्शन। हालांकि मैं मैनेजमेंट का आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूं कि मैनेजमेंट क्या होता है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि कोई सी भी कंपनी हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, वहां पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो बेसिकली मैनेजमेंट आखिर है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सर मैनेजमेंट, व्हाट इज द टर्म मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आखिर किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे बेटा आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप चाहें तो यहां से नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको इन नोट्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाएगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे किसी भी तरीके का। और जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं वहां पे आप कांटेक्ट करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है बेटा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे जो स्क्रीन पे आपके नंबर चल रहे हैं उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके वहां से इस नोट्स की पीडीएफ को भी ले सकते हैं। और साथ के साथ आपके कोई भी डाउट्स आते हैं, चाहे वो क्लास 11th के हो चाहे वो क्लास 12th के हो, वहां पे आपको डाउट पुट कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उस डाउट का जवाब मिल जाएगा। चलिए, तो मैनेजमेंट क्या होता है सर, अगर सवाल आ जाता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, समझना पड़ेगा सबसे पहले आपको क्या बात हो रही है कि मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों। मैनेजमेंट होता है एक प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों, मैनेजमेंट होता है एक प्रोसेस। प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग,
और एक होता है हमारा लास्ट कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट का प्रोसेस है। अच्छा, ये सब क्या होते हैं इनको डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि क्लास 12th बोर्ड के अंदर बेटा इन सब के बारे में एक सिंगल सिंगल चैप्टर है। प्लानिंग का पूरा सिंगल चैप्टर देखने को मिलेगा, ऑर्गेनाइजिंग का भी, स्टाफिंग का भी, डायरेक्टिंग का भी और कंट्रोलिंग का भी। ये क्या है बेटा? प्रोसेस है। अच्छा, इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि ये प्रोसेस आखिर कैसे काम करता है। तो मैनेजमेंट क्या है बेटा? इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently। यानी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें काम को किया जाता है किसी गोल को अचीव करने के लिए। क्या किया जाता है बेटा? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें किसी काम को किया जाता है गोल्स को अचीव करते हुए, गोल्स को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, एम को अचीव करने के लिए। और कैसे अचीव करेंगे? इफेक्टिव रहते हुए और एफिशिएंट रहते हुए। सर ये इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों एक ही चीज है क्या? नहीं बेटा, दोनों अलग अलग चीज है। यहां से भी 12th बोर्ड में आपके 1 मार्क्स का एग्जाम क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो इसको अभी हम समझेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले आप मैनेजमेंट की डेफिनेशन को समझो कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें किसी काम को किया जाता है गोल्स को अचीव करने के लिए इफेक्टिव रहते हुए और एफिशिएंट रहते हुए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट की डेफिनेशंस को हम दो पार्ट में समझते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की ट्रेडिशनल परिभाषा क्या है। और हम समझेंगे मॉडर्न मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की मॉडर्न अभी डेफिनेशन क्या चल रही है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या हो सकती है मैनेजमेंट की, जो आधुनिक तौर है अभी जो चल रही है ना, मॉडर्न सेंचुरी जो चल रही है, उसमें मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन रह सकती है, वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एक डेफिनेशन को हम समझते हैं। ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे बच्चों आपको नाम याद रखना है। किसका नाम याद रखना है बच्चों? आपको मैरी पार्कर फॉलेट। ये तीनों एक ही है बेटा, है ना, अलग अलग नाम नहीं है, ये बात ध्यान रखना। मैरी पार्कर फॉलेट नाम याद रह जाएगा बेटा आपको, ठीक है। मैरी पार्कर फॉलेट नाम याद रह जाएगा बेटा आपको, बताओ हाँ या ना। मैरी पार्कर फॉलेट, मैरी पार्कर फॉलेट के हिसाब से मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है? मैनेजमेंट की डेफिनेशन है मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, या हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर। दूसरों से काम करवाने की कला ही क्या है बच्चों? मैनेजमेंट। ये डेफिनेशन किसने दी है? मैरी पार्कर फॉलेट ने दी है। ये तीनों एक ही है ना, अलग अलग नाम मत समझना, ये एक ही नाम है, मैरी पार्कर फॉलेट। ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, परंपरागत रूप से जो डेफिनेशन चलती आ रही है ये वो डेफिनेशन है। क्या बोला है इन्होंने, मैरी जी ने क्या बोला है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर। दूसरों से काम करवाने की कला क्या है बेटा? मैनेजमेंट है। तो अगर आपसे मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछी जाती है 2 नंबर या 3 नंबर में, तो आप ट्रेडिशनल डेफिनेशन के साथ साथ मॉडर्न डेफिनेशन को भी पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम सेकंड टॉपिक समझते हैं कि मॉडर्न मीनिंग क्या है मैनेजमेंट का। देखिए बेटा, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट की, या मॉडर्न टाइम पे यानी कि आधुनिक टाइम पे या प्रेजेंट टाइम पे मैनेजमेंट की डेफिनेशन को 3 तरीके से हम समझ सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोसेस, सेकंड वन इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस, एंड थर्ड वन इज अचीवमेंट ऑफ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे बेटा, आप चाहे तो साथ के साथ शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर नोट्स बनाने में आलस आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर बता रहा हूं, कोई पैसा चार्ज इसमें नहीं किया जाएगा, सिविक तरीके से इसको सर्विस समझ लीजिए। तो मॉडर्न मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या हो जाएगा बेटा? मॉडर्न अगर हमें डेफिनेशन समझनी है मैनेजमेंट की तो 3 तरीके से हम समझेंगे। प्रोसेस, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये बताया था, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली गोल्स को अचीव करना है, वो यहां पे निकल के आएगा कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या होता है, तो फोकस करना है। मॉडर्न मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में 3 तरह की डेफिनेशन आएगी। 3 तरह की डेफिनेशन नहीं, मतलब इसको 3 तरीके से हम समझेंगे। पहला प्रोसेस, दूसरा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस, और तीसरा हम समझेंगे अचीवमेंट ऑफ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सर ये चीज समझ में नहीं आई, ये क्या है तीनों? डिटेल में समझते हैं, स्क्रीन पे नजर रखना है, नोट्स बनाते हुए चलने हैं साथ के साथ। डेफिनेशन याद करो बेटा, स्टार्टिंग में क्या बताई थी? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है बेटा? प्रोसेस किसी भी प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले आप प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, स्टाफिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, कंट्रोलिंग करते हो, ये प्रोसेस होता है। समझो बेटा, प्रोसेस रेफर्स टू प्राइमरी फंक्शन। क्या होते हैं प्राइमरी फंक्शन? प्राइमरी मतलब जो पहले किए जाते हैं, ठीक है, प्राइमरी जो होते हैं वो पहले किए जाते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, समझ रहे हैं। प्रोसेस इज अ प्राइमरी फंक्शन
that management performs to get things done। प्रोसेस एक वो प्राइमरी फंक्शन होता है जो मैनेजमेंट यूज करता है काम को डन करने के लिए। और वो फंक्शन कौन कौन से हैं, वो प्रोसेस कौन कौन से हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अभी समझेंगे एक एक चीज को डिटेल में कि प्लानिंग क्या होती है सर, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, स्टाफिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग क्या होती है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। इससे क्या होता है, आप मैनेजमेंट के प्रोसेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं और एक अच्छे बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। दूसरा क्या बताया बेटा मैंने आपको, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस। अब यहां पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, जो यहां पे हमने स्क्रीन पे देखा था कि इफेक्टिव, सॉरी यहां भी नहीं था, ये रहा कि इफेक्टिव और एफिशिएंट परफॉर्मेंस क्या होती है। यानी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें किसी काम को किया जाता है गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिव रहते हुए और एफिशिएंट रहते हुए। तो वो यहां निकल के आएगा कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। देखो बेटा सिंपल सा समझना है, इफेक्टिवनेस किस पे फोकस करता है, इफेक्टिवनेस किस पे फोकस करता है और एफिशिएंसी किस पे फोकस करती है। ये दोनों चीजें आपको समझनी है यहां पे कि इफेक्टिवनेस किस पे फोकस करता है और एफिशिएंसी किस पे फोकस करती है। देखो बेटा, इफेक्टिवनेस फोकसेस ऑन टाइम। ये किस पे फोकस करता है बेटा, टाइम पे फोकस करता है। अभी समझाता हूं, टेंशन नहीं लेनी है, एक एक चीजें क्या हो जाएगी बेटा, क्लियर हो जाएगी। और एफिशिएंसी किस पे फोकस करती है, एफिशिएंसी फोकस करती है, हम कह सकते हैं कॉस्ट पे फोकस करती है। किस पे फोकस करती है बेटा, ये कॉस्ट पे फोकस करती है। किस पे फोकस करती है बेटा, ये कॉस्ट पे फोकस करती है। याद रह जाएगा बेटा, आपको समझने की कोशिश कर पा रहे बेटा, ये किस पे फोकस करती है, कॉस्ट पे फोकस करती है। अब देखो बेटा, एक मैनेजमेंट इफेक्टिव कब कहलाएगा, एक मैनेजमेंट या हम कह सकते हैं एक मैनेजर इफेक्टिव कब कहलाएगा। एक मैनेजमेंट इफेक्टिव तब कहलाता है बेटा जब उस मैनेजमेंट के अंदर जो टास्क दिया गया है वो गिवन टाइम पे पूरा हो जाता है। अब आप इसको अपने स्कूल के डेज से लिंक करो। आपने देखा होगा बेटा कि स्कूल के अंदर आप जब भी समर हॉलीडेज पे जाते हैं, या समर हॉलीडेज भी छोड़ो, आपका रेगुलर स्कूल रन हो रहा है और आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, और वो प्रोजेक्ट आपसे को दिया जाता है और आपसे क्लास टीचर बोलता है कि आपको 10 दिन के अंदर ये क्या करना है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो अगर आप उस प्रोजेक्ट को 10 दिन में सबमिट कर देते हैं, विद इन 10 डेज के अंदर अगर आप उस प्रोजेक्ट को सबमिट कर देते हैं बेटा, तो यू आर एन इफेक्टिव पर्सन। याद रह जाएगा बेटा। अब इसको बिजनेस से लिंक करो। बिजनेस के अंदर अगर मैनेजर को या मैनेजमेंट के जरिए कोई टास्क आपको असाइन किया गया है और अगर आपने वो टास्क गिवन टाइम पीरियड पे कंप्लीट कर लिया है, तो आप क्या कहलाएंगे बेटा, इफेक्टिव पर्सन कहलाएंगे। और वो मैनेजमेंट कैसा मैनेजमेंट कहलाएगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट कहलाएगा। अच्छा, अब ये एफिशिएंट क्या होता है, ये एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जो गिवन टास्क आपको दिया गया है, उस टास्क को आपको मिनिमम कॉस्ट रखते हुए, रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हुए अच्छे रिजल्ट लेके आना है। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, कम पैसों में ज्यादा मजा लेना है। तो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए बेटा, इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि टाइम पे टास्क कंप्लीट हो, साथ के साथ एफिशिएंट भी होना चाहिए। एफिशिएंट का मतलब रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइज का मतलब क्या होता है, जो टास्क करने के लिए आपको रिसोर्सेस दिए गए हैं, उन रिसोर्सेस को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, लेकिन सस्टेनेबल यूटिलाइज करते हुए आपको रिजल्ट बेहतरीन देने हैं। तो मैनेजमेंट किनसे बनता है बेटा, इन दोनों से बनता है। यानी कि मैनेजमेंट इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। इफेक्टिव कैसे होगा, जब टास्क को गिवन टाइम पे कंप्लीट करेगा, और एफिशिएंट कब होगा, जब कॉस्टिंग को मिनिमम रखते हुए कंप्लीट करेगा। तो मैनेजमेंट इफेक्टिव और एफिशिएंट रहेगा। और जब मैनेजमेंट इफेक्टिव भी है, साथ के साथ एफिशिएंट भी है, तो गारंटीड रिजल्ट आएंगे बेटा और बिजनेस ग्रो करेगा। और ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा आपकी इंडिविजुअल लाइफ में भी अप्लाई होता है। अगर आप क्लास 12th बोर्ड में 90% या 99% अचीव करना चाहते हैं, एसआरसीसी का अगर आप सपना देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना है, तो इफेक्टिव और एफिशिएंट रहते हुए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, काम करना पड़ेगा। टास्क को गिवन टाइम पे कंप्लीट करना है, साथ के साथ मिनिमम कॉस्ट के साथ क्या करना है, आपको टास्क को कंप्लीट करना है। तो अगर ये वाली पॉलिसी अगर आप फॉलो करेंगे बच्चों, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और बिजनेस के अंदर भी अगर आप इफेक्टिव और एफिशिएंट हैं, तो मैनेजमेंट जाहिर सी बात है 100% ग्रो करेगा ही करेगा। अब बताइए बेटा, ये दूसरी चीज समझ में आई या नहीं आया, कोई ये मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम, प्रोसेस हमने समझ लिया है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट परफॉर्मेंस हमने समझ ली है। अब तीसरी चीज क्या समझनी है, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखिए बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं। देखो बेटा समझना, गोल्स दो तरह के होते हैं। एक कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉयज अगर काम कर रहे हैं, तो उनके अपने गोल होते हैं। जैसे किसी इंडिविजुअल गोल होता है कि उसको प्रमोशन मिल जाए, या उसकी सैलरी बढ़ जाए, या उसको ट्रिप मिल जाए कहीं की। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल के अपने गोल होते हैं। किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को बंगला खरीदना है, किसी को फॉरेन ट्रिप पे जाना है, किसी को आईफोन खरीदना है, आजकल आईफोन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ना। किसी को जूते खरीदने हैं, शानदार जॉर्डन वाले जूते खरीदने हैं। तो
इंडिविजुअल गोल्स अलग होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल्स अलग होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है? जाहिर सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कि वो जिस प्रोडक्ट में डील कर रहा है वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो और उसका टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो मैनेजमेंट की सबसे बेहतरीन डेफिनेशन ये है बेटा कि जब कंपनी की ये मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है या ये एक मैनेजर की ड्यूटी होती है, जब जब मैं मैनेजमेंट बोलूं उसको लिंक मैनेजर के साथ करना। एक मैनेजर की, एक बेहतरीन मैनेजर की ड्यूटी होती है बेटा कि वो सभी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के एफर्ट्स को इस तरीके से इस्तेमाल करे कि कंपनी के या जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव होने में 100% वो कंट्रीब्यूशन करे। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? ये एक मैनेजर की स्किल्स होती है, या हम कह सकते हैं एक मैनेजर का पॉजिटिव माइंड होता है जो कंपनी के सभी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ क्या करता है बेटा? इंटीग्रेट करता है। और ये चीज मेरी साथ के साथ ध्यान रखना, जब जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे तब तब इंडिविजुअल गोल अपने आप अचीव होते जाएंगे, क्योंकि जब जब एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है उसके साथ साथ उसके एम्प्लॉयज भी क्या करते हैं बेटा? गोल क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो समझ लेते हैं क्या लिखी हुई है यहाँ पे लैंग्वेज बेटा। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट दैट ऑल द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक मैनेजर की ड्यूटी है, ये एक मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो सभी इंडिविजुअल गोल के फोकस को या उनके एफिशिएंसी को, उनके इफेक्टिवनेस को ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ क्या करे? इंटीग्रेट करे। एंड दिस गोल्स शुड बी ए गोल ऑफ एवरी एम्प्लॉय। और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो हर एक एम्प्लॉय का गोल होना चाहिए, तभी जाके आपके इंडिविजुअल गोल भी पूरे हो पाएंगे। अगर आप बेटा अपने इंडिविजुअल गोल के लिए काम करोगे ना, तो कभी भी आप कंपनी के लिए बेहतर असेट साबित नहीं हो पाएंगे। आप कंपनी के लिए एक लायबिलिटी बन जाते हैं। अगर आपको किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर असेट बनना है तो आपकी कंपनी के गोल को अपना गोल मानना पड़ेगा। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हम क्यों माने, हमारे तो अपने गोल हैं। मैं साफ कह रहा हूं बेटा, अगर आप कंपनी के गोल के लिए काम करेंगे और कंपनी अपने गोल को अचीव करने में अगर सफल रही तो आपके इंडिविजुअल गोल भी अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। तो आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ में आई होगी बेटा। मैनेजमेंट क्या होता है एक बार देख लेते हैं। ये देख लीजिए बेटा, मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया मैनेजमेंट क्या होता है। इसकी हमने ट्रेडिशनल डेफिनेशन भी समझ ली है और मॉडर्न डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे समझ ली है। आप चाहे बच्चा तो उसको नोट भी यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर है क्या बच्चों? नोट करते चलना, और ज्यादा ही आलस आ रहे हैं तो पीडीएफ ले लेना, ठीक है? हालांकि नोट करो, नोट करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा बेटा, बार बार चीजें याद रहेगी। चलिए अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक क्या है बेटा? हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के आखिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के आखिर होता क्या है बेटा? देखो चैप्टर बहुत जबरदस्त है, बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, एक भी सवाल बाहर नहीं जाने देंगे, बस आपको एंड तक जुड़े रहना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, और स्क्रीन पे चल रहे हैं जो नंबर, वहां पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उन सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। बिजनेस मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, मेरा नाम है इंजमाम खान। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स आपको शाहरुख सर पढ़ाएंगे, ठीक है? अकाउंट्स और इको शाहरुख सर पढ़ाएंगे, बिजनेस स्टडीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, और हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अपन उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैंने सबसे पहला देखिए बेटा, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसको देखिए बेटा और फिर मेरी बात को समझिए। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। बिल्कुल सबसे शानदार बात बेटा, ये बात ध्यान रखना, अगर कोई गोल नहीं है जीवन में तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ने वाली है। इस चीज को आपको समझना है। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, कि अगर आपका कोई गोल नहीं है जीवन में तो आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। जिस बच्चे को 12th के अंदर 99% लेके आने हैं, सिर्फ वो ही कुछ ना कुछ टाइम टेबल बनाएगा, और टाइम टेबल इज इक्वल टू मैनेजमेंट होता है बेटा। अगर किसी बच्चे का कोई गोल नहीं है कि हाँ देखेंगे बाद में पढ़ेंगे, तो वो आराम से उठेगा, आराम से अपने सारे काम करेगा, कोचिंग में भी लेट जाएगा, टाइम पर असेसमेंट भी पूरे नहीं करेगा, ना होमवर्क करेगा, ना क्वेश्चंस पे ध्यान देगा। ऐसा नहीं करना है बेटा। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। एक कंपनी, अब मैं क्या बात कर रहा हूं, जब जब मैनेजमेंट की बात करूं, एक बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दिमाग में रखना है। तो समझते हैं बेटा, क्या लाइन है? मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजमेंट का हमेशा एम क्या होता है बेटा? कि जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी का गोल है उसको अचीव करना है। और कैसे अचीव करेगा बेटा? सभी एम्प्लॉयज के इंटीग्रेटेड एफर्ट्स के साथ। ये एक मैनेजर की ड्यूटी है कि वो कंपनी के हर एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए इंटीग्रेटेड एफर्ट डाले, तब जाके क्या हो सकता है बेटा? मैनेजमेंट अपने गोल को अचीव कर सकता है। क्लियर है? चलिए सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ते हैं बेटा? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। बहुत ही शानदार चीज है ये। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है? कि मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोटा राजस्थान में पड़ेगी, इस स्टूडियो में पड़ेगी जहां मैं क्लास ले रहा हूं, नहीं। मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह पड़ेगी। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। चाहे इंडिया चले जाओ, चाहे चाइना चले जाओ, चाहे पाकिस्तान चले जाओ, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे के सारे मैंने पड़ोसी देशों के नाम ले लिए हैं, ठीक है? आप यूएसए चले जाओ, कहीं भी चले जाओ बेटा, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह पड़ेगी।
चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो $1 मिलियन की कंपनी हो, चाहे वो एक चाय की थड़ी हो, चाहे वो एक मोची की दुकान हो, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह पड़ती है, क्योंकि मैनेजमेंट एक परवेसिव कॉन्सेप्ट है। परवेसिव का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा? परवेसिव का मतलब क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सल होता है, यानी कि मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह पड़ेगी। चलिए लाइन समझते हैं क्या लिखा है। मैनेजमेंट इज द वाइड कॉन्सेप्ट, इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू द बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बताया कि मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वाइडली एक्सेप्टेड होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी लगेगा और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी लगेगा, एंड इट इज एप्लीकेबल टू द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल एनवायरमेंट। और साथ के साथ ये भी जोड़ लो कि इंडिविजुअल एनवायरमेंट में भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन गोल होना चाहिए। गोल नहीं है तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। बताओ ये दोनों चीजें क्लियर हुई क्या? दोनों कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए। चलिए तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हम समझते हैं बेटा, क्या है? मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट। कैसा है बेटा? मल्टी डायमेंशन है, यानी कि एक डायमेंशन नहीं है इसके, 3D डायमेंशन है। ये कौन सा डायमेंशन है? 3 डायमेंशनल का है ये। मैनेजमेंट आपको समझना पड़ेगा बेटा, 3 डायमेंशनल एक्टिविटीज है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, और इन दोनों का मिक्सचर हो जाएगा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मतलब मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, सिंगल डायमेंशनल कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। मैनेजमेंट क्या है बेटा? एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, तो आपको उस चीज को समझना पड़ेगा। क्या पढ़ रहे थे हम? मैनेजमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, ठीक है? मल्टी डायमेंशनल यानी कि 3 डायमेंशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के। चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ये क्या होता है सर? देखिए, ईच ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड फॉर परफॉर्मिंग सम वर्क। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया जाता है कुछ काम करने के लिए। देखिए बेटा, ऑर्गेनाइजेशन है तो जाहिर सी बात है सेटअप क्यों की गई है? कुछ ना कुछ काम होगा तभी तो सेटअप की गई है ना, कि ऐसे फर्जीवाड़े में सेटअप कर लेंगे। कुछ ना कुछ काम तो होगा। जैसे स्कूल के अंदर एजुकेशन दी जाती है, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स को सही किया जाता है, कोर्ट्स वगैरह के अंदर लॉयर्स क्या करते हैं बेटा? इश्यूज को सॉल्व करते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट भी होता है, तो वर्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो क्या लिखा है बेटा? मैनेजमेंट ट्रांसलेट दीज वर्क इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफाई द मीन टू अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क को मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट का एक गोल होता है, और एवरी सिंगल एम्प्लॉय के एफर्ट्स को यूनाइटेड रखते हुए उस मैनेजमेंट के गोल के लिए क्या करना है बेटा? वर्क करना है। यह है आपका पहला डायमेंशन है। दूसरा डायमेंशन क्या है बेटा? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब जो लोग वो काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना भी तो बहुत जरूरी है ना बेटा। एक मैनेजर की अच्छी स्किल क्या होती है? वो लोगों को ये बता दे कि आखिर में आपको करना क्या है। आधे से ज्यादा एम्प्लॉयज को तो पता ही नहीं होता है करना क्या है, वो तो टाइम पास कर रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल बहुत जरूरी है। एक अच्छे मैनेजर की स्किल होती है कि वो अपने एम्प्लॉय को ये बता पाए कि तुझे काम कैसे करना है, या आपको काम कैसे करना है और क्या काम करना है। तो पीपल्स को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। पीपल्स आर द ग्रेटेस्ट असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने क्या बताया बेटा? जब आप अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स को, इंडिविजुअल नीड को या गोल्स को साइड में रखिए, जब ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो तो आप एक असेट के रूप में बन जाते हो। एक कंपनी के असेट होते हैं, एम्प्लॉयज एक कंपनी के असेट होते हैं बेटा। कंपनी एक सिंगल आदमी से रन नहीं करी जाती है। जब एम्प्लॉयज मिलकर यूनाइटेड एफर्ट्स लगा के, है ना, यूनाइट एफर्ट्स लगा के कंपनी के गोल के लिए काम करते हैं बेटा, तब जाके क्या होता है? एक कंपनी बन पाती है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल्स को मैनेज करना बहुत जरूरी है। पीपल्स आर द ग्रेटेस्ट असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल बाय मेकिंग देयर strength effective and this weakness relevant by understanding the employees individual group needs। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया बेटा, एक अच्छे मैनेजर की स्किल होती है कि वो जानता है कि कौन सा एम्प्लॉय क्या काम बेहतर कर सकता है, और उस एम्प्लॉय की उस इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का नीड को इस्तेमाल करके क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ डायरेक्ट करना है, ताकि वो अपने 100% इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ उस कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए काम कर सके। और तीसरा क्या है बेटा? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में दोनों आ जाते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी आ जाता है और मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी आ जाता है। और साथ के साथ क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, इनपुट कहां से आएगा, क्या आउटपुट आएगा, उसके बारे में काम करना भी क्या होता है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है बेटा? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इंप्लाइज बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ऑपरेशन रिफर्स टू एक्टिविटी ऑफ प्रोटेक्शन साइकिल। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब क्या है कि इनपुट कहां से आएगा, क्या टेक्नोलॉजी लगेगी। जैसे किसी प्रोडक्ट में अगर आप डील कर रहे हो तो उसका रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी लग रही है, किस तरीके से उसका आउटपुट आ रहा है, और फिर किस तरीके से लोगों तक उसे सर्कुलेट किया जाएगा। ये सारे के सारे ऑपरेशन के अंदर आते हैं। तो ये 3 डायमेंशन का होता है बेटा मैनेजमेंट। सबसे पहले काम को मैनेज करना है, क्योंकि मैनेजमेंट का एक गोल होता है। उसका पीपल्स को मैनेज करना है, अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स के जरिए क्या करना है आपको? उन एफर्ट्स को यूनाइट करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ क्या करना है? मोड़ना है। और तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को भी मैनेज करना बहुत जरूरी है। ये था बेटा आपका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट का। उसके आगे देखते हैं बेटा और क्या है। 4th नंबर का, मैनेजमेंट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस। ये है सबसे जबरदस्त चीज। क्या है? कंटीन्यूअस प्रोसेस। ये हो गया प्लानिंग,
ये हो गया स्टाफिंग, ओ सॉरी ऑर्गेनाइजिंग, ये हो गया स्टाफिंग, ये हो गया डायरेक्टिंग और ये हो गया कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। जब भी आप कोई गोल सेटअप करते हैं बेटा किसी भी कंपनी का, तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। बारिशों का मौसम आ रहा है, घूमने फिरने जाओगे, प्लानिंग करनी पड़ेगी। मनाली जाते हो, प्लानिंग करनी पड़ती है। बर्फ गिर गई तो गर्म कपड़े चाहिए, है ना। वहां जाके कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तो वैसा का वैसा बिजनेस के अंदर भी करना पड़ता है। जब जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है बेटा, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर हमारा चलता है। तो जब 1 अप्रैल को जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है बेटा, तो कंपनी एक प्लानिंग करती है, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है और फिर कंट्रोलिंग होती है। अब ऐसा नहीं मत समझो बेटा, 1 अप्रैल को जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या अपन मैनेजमेंट बंद कर देते हैं क्या? नहीं बेटा, मैनेजमेंट लगातार चलने वाला प्रोसेस है। प्लानिंग होगी, फिर कंट्रोलिंग होगी, फिर कंट्रोलिंग के बाद फिर प्लानिंग होगी, फिर कंट्रोलिंग, फिर प्लानिंग। ये प्रोसेस कैसा है बेटा? लगातार चलने वाला प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसको आपके स्कूल लाइफ से लिंक करते हैं। अभी आप 12th दे रहे हैं बेटा, बिल्कुल 12th देंगे आप 2025 में। आपने मैनेजमेंट किया है, अभी आप टाइम टेबल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? अभी आप एक शानदार टाइम टेबल बना रहे हैं। उस टाइम टेबल को आप फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आप मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब आप जब 12th में एग्जाम हासिल कर लेंगे, एग्जाम हासिल क्या मतलब, आप अच्छे मार्क्स हासिल कर लेंगे, तो 12th के बाद क्या पढ़ाई छोड़ दोगे क्या? नहीं, कुछ बीकॉम करेंगे, कुछ बीए करेंगे, है ना, कुछ बीसीए करेंगे, है ना, कुछ बीबीए करेंगे, कुछ सीए में जाएंगे, कुछ सीएस में जाएंगे, कुछ सीपीटी करेगा, है ना, कोई एग्जीक्यूटिव करेगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब इसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन समझो। एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने टारगेट किया कि हमें एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करना है। मान लीजिए उसने टारगेट सेट किया और उसने वो टारगेट 31 मार्च के एंड में हासिल भी कर लिया। तो अब क्या वापस से जब नया फाइनेंशियल ईयर आएगा तो वो नया मैनेजमेंट नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। तो मैनेजमेंट क्या है बच्चों? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है, कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस होता है बेटा। कौन सा? मैनेजमेंट। लगातार करना है बेटा। मैनेजमेंट क्या करना है आपको? लगातार करना पड़ेगा, बिना रुके करना पड़ेगा, जबरदस्त तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक काम खत्म, दूसरे के लिए मैनेजमेंट, दूसरे काम खत्म, तीसरे के लिए मैनेजमेंट। तीसरा क्या है बेटा? मतलब ये 5th नंबर का, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। जैसा कि मैंने बताया बेटा, कंपनी किसी एक आदमी से नहीं चलती है। जब तक सभी एम्प्लॉइज अपने एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक मैनेजमेंट अच्छा सक्सेसफुल साबित नहीं हो सकता है। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्या लिखा हुआ है बेटा? इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पीपल वर्क विद डिफरेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट। मैनेजमेंट गाइड एंड मोटिवेट द पीपल सो दैट अल्टीमेट गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बी अचीव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। वही जो मैं आपको बार बार बता चुका हूं बेटा, कि हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के अपने इंडिविजुअल नीड्स होते हैं, लेकिन एक मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो सभी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे, ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स की तरफ उनके एफर्ट्स को यूनाइट करे। और लास्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहने वाला है बेटा? मैनेजमेंट इज द डायनेमिक फंक्शन। ये बहुत जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट हम इसे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन होता है। डायनेमिक मतलब लगातार चेंजेस डिमांड करता है बेटा, लगातार चेंजेस डिमांड करता है। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन कैसे है बेटा? देखो बेटा, एनवायरमेंट एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है बेटा कंपटीशन बहुत है मार्केट में। एक ही तरीके साबुन 10 तरह की कंपनियां बेच रही है, डियो खूब सारे बिक रहे हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें एक ही कंपनी, एक ही तरह का जो प्रोडक्ट है वो 10 तरह की कंपनी बेच रही है। तो फिर आपका प्रोडक्ट कैसे उनसे डिफर होगा? तो मैनेजमेंट क्या होता है बेटा? डायनेमिक होता है। देखिए बेटा, मैनेजमेंट हमेशा लिंक होता है एनवायरमेंट से। जब जब एनवायरमेंट में चेंजेस आते हैं, इन्वायरमेंट का मतलब होता है बेटा मार्केट वाला, है ना, जो मार्केट होता है ना, जो बिजनेस मार्केट होता है, जब जब उसमें चेंजेस आएंगे, तब तक एक कंपनी के ओनर को या कंपनी के मैनेजर को अपने मैनेजमेंट के अंदर भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। याद रखना बेटा, मैनेजमेंट कभी भी रिजिड नहीं हो सकता, उसे फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। ये रिजिड होता है जो ऐसे चलता है, और फ्लेक्सिबल ऐसे होता है बेटा जिसके अंदर चेंजेस करे जा सकते हैं। तो ये क्या होता है बेटा? फ्लेक्सिबल होता है। तो मैनेजमेंट कभी भी रिजिड नहीं होता है बेटा, मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो समझो बेटा, मैनेजमेंट इज द डायनेमिक फंक्शन एंड इट हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस होंगे, वैसे वैसे मैनेजमेंट के अंदर भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर आप चेंजेस नहीं लाओगे तो आप खत्म हो जाओगे। जैसे नोकिया के मोबाइल बेटा पहले बहुत टाइम पे चलते थे, नोकिया के मोबाइल सब लोग जानते हैं, काफी ज्यादा चलते थे। लेकिन अब देखो मार्केट से नोकिया के मोबाइल गायब हो गए, क्योंकि उन्होंने टाइम रहते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंजेस नहीं किए। हाँ, अभी भी नोकिया के फोन चलते हैं, लेकिन उनका मार्केट में वैसी डिमांड नहीं है, क्योंकि समय रहते उन्होंने एनवायरनमेंट को स्टडी तो नहीं किया, ना ही उस हिसाब से चेंजेस किया। अब आपने देखा बेटा, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी, फिर कलर आ गई, फिर एलईडी एलसीडी आ गई, फिर एलईडी आ गई, अब एचडी आ गई, अब कर्व्ड डिस्प्ले आ गई है। तो ये क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट लगातार चेंज हो रहा है, और एनवायरनमेंट चेंज होने के साथ साथ आपको अपनी कंपनी के मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप उसे चेंज नहीं करेंगे तो आप खत्म हो जाओगे इस डिजिटल दुनिया में।
तो ये थे बेटा 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे के जो टॉपिक्स है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है बेटा तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो बेटा, क्योंकि कारवा स्टार्ट हो चुका है। अब 12th बोर्ड ही हमारा टारगेट है बेटा, तो उस हिसाब से हम सारी चीजें पढ़ाई करने वाले हैं। और याद रखना, हमें कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब लिंक पे सब जगह लिंक आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। जल्दी ही मिलूंगा आपसे इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, बाय बाय।